रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां बिल्कुल 2 बजे सुबह पर अटकी हुई थीं। कमरा अंधेरा, बस मोबाइल की हल्की ब्लू लाइट दीवार पर पड़ रही थी। नायरा सहगल 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट नींद में करवट बदल रही थी जब उसका फोन अचानक तेज कंपन के साथ बज उठा। स्क्रीन पर नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर, और सबसे अजीब बात, फोन साइलेंट मोड पर था, फिर भी बज रहा था। नायरा की आंखें आधी खुली। वह पहले तो अनदेखा करने लगी, लेकिन फोन बजता ही रहा, लगातार, जैसे कोई जानबूझकर उसे जगाना चाहता हो। आखिरकार उसने कॉल उठा लिया। कॉल लगते ही कमरे का तापमान अचानक नीचे गिर गया। उसकी सांसें धुंध बनने लगी। फोन के दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, बस किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज। हम्म हम्म नायरा डर गई। उसने घबरा कर कहा, हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांसें, धीमी, भारी, असहज। कुछ सेकंड बाद एक टूटी बिखरी खुरदरी आवाज आई, तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी? नायरा का दिल जैसे रुक गया। वह सिहर गई। कौन कौन बोल रहा है? आवाज और करीब और स्पष्ट होने लगी। तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था। नायरा कांप गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बात किस बारे में है। वह चीखी, तुम गलत नंबर पर कॉल कर रहे हो। फोन के स्पीकर के पास अब एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई उंगलियों से मोबाइल के माइक्रोफोन को खरोंच रहा हो। खर्र खर्र खर्र। फिर आवाज मुस्कुराई, बहुत हल्की, बहुत डरावनी, और बोली, मैं गलत नंबर पर नहीं, गलत इंसान से बात कर रहा हूं। इसके बाद एक छोटी सी फुसफुसाहट, मुड़कर मत देखना। नायरा की रीढ़ में ठंडा पसीना बहने लगा। उसने डर के मारे गर्दन हिला भी नहीं पाई। दिल उसके कानों में धड़क रहा था। अचानक फोन कट गया। स्क्रीन ब्लैक। कमरे में अचानक कांच टकराने जैसा शोर हुआ। नायरा झटके से उठ बैठी। उसने डरते हुए पीछे देखा। कमरे के कोने में रखे आईने पर एक उंगली से खींची गई लंबी खरोंच बनी हुई थी, जो कुछ मिनट पहले वहां नहीं थी। और खरोंच के बिल्कुल नीचे कच्चे अक्षरों में लिखा था, मैंने कहा था मुड़कर मत देखो। नायरा अपनी जगह जम गई थी। खरोंच वाला आईना, नीचे उभरे कच्चे अक्षर, और कमरे में अचानक फैल गई अजीब ठंड। सब कुछ मानो कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। थक थक थक। इस समय रात के 2:10 पर दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला तो सामने उसकी रूममेट या पड़ोसी नहीं, बल्कि वीरांश खड़ा था, फोन हाथ में, पसीने से भीगा हुआ, चेहरा सफेद। नायरा, तुम ठीक हो? नायरा ने हाँ भी नहीं कहा और नहीं भी नहीं। दोनों की आंखें ही सब कह रही थी। वीरांश कमरे में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसकी नजर सीधे आईने पर गई। वो एक पल रुक गया, फिर धीरे से बोला, ये निशान अभी बने? नायरा ने धीमे से सिर हिलाया। वीरांश ने हाथ बढ़ाया, जैसे खरोंच को छूकर समझना चाहता हो कि ये इंसान ने बनाई है या कुछ और ने। पर जैसे ही उसकी उंगलियां खरोंच के करीब पहुंची, आईने की सतह हल्की सी लहराई, जैसे कांच नहीं पानी हो। दोनों एकदम पीछे हट गए। कमरे का बल्ब झिलमिलाया, फिर बंद हो गया। अब सिर्फ मोबाइल की कमजोर टॉर्च से कमरा रोशन था। वीरांश फुसफुसाया, मुझे भी एक कॉल आया था। नायरा सन्न रह गई। कौन सा? वीरांश ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी हुई थी, जैसे किसी ने पत्थर से मारा हो। उसने कहा, कोई था जो मेरे नाम से बुला रहा था, पर उस आवाज में मेरा ही नाम, एक बच्चे की आवाज जैसा लग रहा था। नायरा की सांस अटक गई। बच्चे की? क्या बोला? वीरांश ने नजरें झुका ली। वो कह रहा था, वीरांश, तुम्हें याद है, तुमने मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया था। नायरा ने डर से पूछा, कौन सा कमरा? वीरांश बोला। कोई जवाब नहीं मिला, बस एक हंसी, और फिर फोन कट गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर नायरा ने कांपते हुए कहा, शायद ये सब कल वाली हवेली की वजह से हो रहा है। वीरांश ने एक लंबी सांस ली। अघोर विलास हवेली, उसके बारे में नेट पर कोई जानकारी नहीं मिल रही। इतिहास में सिर्फ एक नाम मिलता है, वसुधा राजवंशी, लेकिन उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं। नायरा बोली, और हमने उसी दीवार को देखा था जिसमें 6 चेहरे थे, और 7वां फ्रेम।
वीरांश ने गंभीर होकर कहा। हाँ, मुझे लगता है जो आवाज आज हमें कॉल कर रही है वो उसी 7वें फ्रेम को कॉल कर रही है। चेहरे से जुड़ी है। कमरा अचानक फिर ठंडा होने लगा। टॉर्च की रोशनी खुद खुद हल्की हो गई और तभी आईने में किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान उभरने लगे। धीरे धीरे धुंध की तरह कांच के अंदर की सतह पर चलते हुए नायरा और वीरांश दोनों ने सांस रोक ली। तो छोटे पैर नंगे, गीले और बीच में काले धब्बे जैसे कीचड़ या खून। फिर आईने के पीछे किसी बच्चे की छाया बनी, छोटी, झुकी हुई, आंखें सफेद और होंठ हिलते हुए, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वीरांश ने फुसफुसाया, नायरा, ये वही बच्चा है। नायरा सिर्फ देखती रह गई। आईने पर अब धीरे धीरे कुछ लिखने लगा। मुझे ढूंढो। वीरांश पीछे हटने लगा, पर अभी कदम ही मुड़ा था कि आईने के पीछे वाली छाया ने हाथ बढ़ाकर कांच को अंदर से ही खरोंचना शुरू कर दिया। खर्र। पूरा कमरा उस आवाज से भर गया। नायरा डरते हुए बोली, ये बाहर आना चाहता है। वीरांश की आंखों में खौफ था। नायरा, हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसे नजरअंदाज करें या फिर अघोर विलास हवेली वापस चलें और पता लगाएं कि नीरव है कौन। आईने की खरोंच अब इतनी तेज हुई कि कांच टूटने ही वाला था। दोनों ने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भाग पड़े। आईना पीछे से जोर से झटाक टूट गया और टूटी हुई सतह के पीछे एक सफेद आंखों वाली नन्ही सी शक्ल 1 सेकंड के लिए दिखी, फिर गायब। दोनों कमरे से बाहर भागे, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते पीछे से आईने टूटने की आवाज अब भी कमरे से गूंज रही थी। पर जैसे ही दोनों बाहर जाने लगे, नायरा का फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही डरावना नाम, अननोन कॉलर। वीरांश चिल्लाया, उठाना मत नायरा, इसे उठाना मत। पर कॉल अपने आप रिसीव हो गया, बिना नायरा के छुए। फोन के स्पीकर से एक धीमी टूटी आती हुई आवाज, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? वीरांश जम गया। नायरा की आंखें फैल गईं। आवाज ने फिर कहा, मैं तो अभी तुम्हारे घर तक ही पहुंचा हूं। दोनों ने डर के मारे चारों तरफ देखा। गलियारा खाली, सीढ़ियां शांत, अंधेरा गहरा। फिर अचानक नीचे की मंजिल से किसी बच्चे की हंसी गूंजी। आहा! वीरांश फुसफुसाया, ये यही है। फोन के स्पीकर से एक आखिरी लाइन आई, अगला दरवाजा मत खोलना, वहां मैं खड़ा हूं। नायरा ने कांपते हुए धीरे धीरे नीचे झांका और जैसे ही उसकी नजर नीचे मंजिल पर पहुंची, सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सफेद आंखों वाली परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। भारी खामोशी, ठंडी हवा और कदमों की आवाज, टक टक टक। सीढ़ियां चरमराने लगी। और आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए पार्ट 3